हेलो स्टूडेंट, इस कोरोना 19 काल में आप लोग, मुझे आशा है, पूर्ण स्वस्थ होंगे और इस विद्या निकेतन के द्वारा प्रोवाइड की गई ऑनलाइन क्लासेस का फायदा लेते हुए अपने अध्ययन को अनवरत चालू रखे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने जो 7 से रिलेटेड था उसमें चैप्टर 3 जो दिल्ली सल्तनत का हम लोग स्टडी किए, उस चैप्टर में हमने जो आपको उस वक्त कुछ बताया थे, जैसा मुझे याद है और आपको भी याद होनी चाहिए उस वीडियो को देखने के बाद, कि उसमें हमने आपको 5 डायनेस्टी की चर्चा किए थे, याद होगा, जिसमें मामूल जिसे स्लैब डायनेस्टी के रूप में जानते हैं डायनेस्टी, खिलजी, उसके बाद तुगलक, शैयद और लोदी की चर्चा उस वक्त किए थे। इन पांचों में से मुख्य रूप से हम लोग मामूल जिसे स्लैब डायनेस्टी के रूप में जानते हैं और जिसके फेमस शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा हम उस क्लास वीडियो में किए थे, फर्स्ट वीडियो में। और उसमें यह भी आपको हम बताया थे कि उस पीरियड में इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसे इस भारत की पहली महिला शासिका होने का दर्जा प्राप्त था और वह एक योग्य शासिका थी, लेकिन महिला होने के नाते उनके अपने दरबारियों ने भी और यहां तक कि उसके अपने भाई ने भी उसको एक शासक के रूप में, शासिका के रूप में इंपॉर्टेंस नहीं दिया था और अंततः उसको उस गद्दी से हटा दिया गया। और वही कुतुबुद्दीन ऐबक, याद कीजिए, जो हमारे दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और उसका पूर्ण रूप से बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। उसके बाद देखे थे खिलजी डायनेस्टी की चर्चा हमने किया था, जिसमें आपको बताया थे कि यह इसका जो प्रमुख शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक सफल शासक था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा अपने क्षेत्र विस्तार की नीति के कारण। वह उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण के क्षेत्रों में भी कब्जा जमाया और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जिसमें राजस्थान का क्षेत्र आता है, खासकर पश्चिम उत्तर भारत में, जिसमें रणथंभौर, मांडवी इत्यादि और देवगिरी इत्यादि को जीत करके वह इस दिल्ली सल्तनत की सीमा को काफी विस्तार दिया। इसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 2 बार मंगोल आक्रमण हुआ, लेकिन उसने दृढ़तापूर्वक उसका सामना किया। उसके सहायक जो थे, अलाउद्दीन खिलजी के सहायक मालिक काफूर, जो लेफ्टिनेंट था, सहायक था, उसने भी इस दिल्ली सल्तनत की सीमा को बढ़ाने में अलाउद्दीन खिलजी की काफी मदद किया। इतना आप लोगों को हम पिछले क्लासेस में बताए थे। अब उसके बाद देखते हैं कि जैसे ही इस सुल्तान की मृत्यु होती है, वैसे ही साम्राज्य को पाने के लिए, सल्तनत को पाने के लिए कई राजवंश, कई वंशज आपस में टकराहट शुरू कर देते हैं। अंततः तुगलक डायनेस्टी हावी होता है और वह इस दिल्ली सल्तनत की सत्ता को ग्रहण करता है। इससे तुगलक डायनेस्टी के मुख्य शासक के रूप में उभर करके आए, जिसे हम फाउंडर किंग के रूप में, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी के रूप में जान सकते हैं। वह है आपका बुक, देखिए, गाजी मलिक के नाम से। आप देखिए पेज नंबर H23। फर्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा किए थे कि जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठे तो अपने बुक को सामने में रखिए और वीडियो के द्वारा जो बातें आपको सुनाई जा रही है, बातें कही जा रही है, उसको आप सुने और अपनी नजर वीडियो के साथ साथ अपने बुक पढ़ के रखिए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बुक से ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये गाजी मलिक था, इसका संस्थापक, जो आगे चल करके गयासुद्दीन तुगलक के रूप में फेमस हुआ, यानी उसने अपना नाम को परिवर्तित कर लिया और इसी नाम से वह फेमस हुआ, गयासुद्दीन तुगलक के रूप में। यह एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर था, काफी पावरफुल, शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा और लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद यह काफी दिनों तक राजगद्दी को संचालित
अपने शासन को संचालित नहीं किया। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब आप नोट करते चलिएगा अपनी नोटबुक पर कि किसका बेटा उत्तराधिकारी बना, उसका क्या नाम था, कौन डायनेस्टी का फाउंडर हुआ। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में किसी भी एग्जामिनेशन में, साथ ही अपने विद्यालय में जब भी एग्जाम होगी तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम पूछ सकते हैं आपसे। तो इसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके शासनकाल में यह डायनेस्टी भी अपने चरमोत्कर्ष की सीमा पर पहुंच गया। यह अपनी सीमा को सिंध से लेकर के, इसकी सीमा का जो विस्तार किया इसने, सिंध से लेकर के पेशावर तक, सिंध की सीमा से लेकर के आसाम के पेशावर से लेकर के इसको विस्तार जो है, और उत्तर में मदुरई, दक्षिण में मदुरई तक इसका शासन का विस्तार हुआ। यानी कितनी बड़ी सीमा इसकी फैल गई, दिल्ली सल्तनत की सीमा। He lost a powerful ruler, fell prey to wrong advice and made bad decision। लेकिन एक शक्तिशाली शासक होते हुए भी इसको जो सलाह देने वाला जो एडवाइजर था, मंत्री परिषद, वह समय समय पर इसे उचित सलाह नहीं दे रहा था, और खास करके इसके अपनी जो कुछ ऐसे अवगुण थे अपने अंदर से, जो यह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था, जिसके कारण इसने कुछ ऐसी गलतियां भी कर दी जिससे आम जनता नाखुश होना शुरू हो गया। इससे सबसे बड़ी गलती इसने क्या की, आप अपने बुक में देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए गुड रूलर, ही अचीवमेंट्स वेयर ओवरडाउन बाय सम एथेंटिक डिसीजन ही टुक। कौन सा डिसीजन इसने लिया? अच्छा शासक था, फिर भी इसने कुछ गलत डिसीजन ले लिया। सबसे बड़ा डिसीजन इसके शासनकाल में हुआ कि इसने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल को दिल्ली से स्थानांतरित करके कहां लेके गया? देवगिरी ले गया। समझिए, एक राजधानी को, एक कैपिटल को स्थानांतरित करके एक जगह से दूसरी जगह लेके गया और पुनः वहां से वापस ले आया, जिससे आम जनता इससे काफी नाखुश हो गई। क्योंकि जब एक कैपिटल को स्थानांतरित कर देते हैं तो मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमिकली ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ता है, आम जनता पर भी इसकी, आम जनता, व्यापार, सामाजिक कल्चर, सारे पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह उसने और भी कई सारे बैड डिसीजन लिए। इसी पर एक, आपको याद होगा, एक फिल्म आई थी पद्मावत, याद है? इसी मोहम्मद बिन तुगलक पर था। जब उसने, आपके यहाँ एक एग्जाम्पल में भी है कि अकॉर्डिंग टू लीजेंड व्हेन अलाउद्दीन खिलजी डिफेक्टेड, जब इसमें देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, जब यहाँ की इसकी चर्चा की जा रही है आपके बुक में कि डिफेक्ट राणा रतन सिंह ऑफ चित्तौड़, he demanded to show the face of Rani Padmini, who was renowned for her beauty। यानी कैसे समझाया जा रहा है कि कोई भी शासक अपने आप को जब सर्वोपरि मान लेते हैं, यहाँ ये जिसने अपने कैपिटल का स्थानांतरित कर दिया, जिससे आम जनता नाखुश हो गई, तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी जो था उससे भी प्रभावित हुआ। उसका भी शासनकाल जो था उसके ओवर कॉन्फिडेंट के कारण धराशायी होना शुरू हो गया था, जिसमें फिल्म की चर्चा जो हम किए, उस फिल्म में आप देखे ही होंगे किस तरह उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर के उसने रानी पद्मावत के चेहरे को देखने की अनुशंसा किया और कोशिश की, जिसके कारण रानी पद्मावत जितने भी हिंदू महिलाएं थी उन सभी के साथ उसने जौहर कर लिया, यानी अपने आप को पति की मृत्यु के उपरांत अपने आप को मौत के गले को लगा लेना इसने किया था। अब देखिए यहाँ पर अपने बुक के आधार पर देखिए कि ए मेजर मिलिट्री डिजास्टर वाज इन्वेंशन ऑफ हिमाचल लीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज आर्मी ड्यू टू द इनहॉस्पिटलेबल क्लाइमेट कंडीशन। सेवरल सच डिसीजन कॉस्ट मोहम्मद बिन तुगलक मेनी ऑफ हिज टेरिटरीज एंड वीकेंड हिज पोजीशन। यानी एक शक्तिशाली शासक होते हुए भी कई सारे गलत सलाह के कारण
इसके क्षेत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और अंततः उनकी मृत्यु के उपरांत उसके कजन जो थे फिरोज शाह तुगलक उस सिंहासन पर बैठा, लेकिन सैन्य दृष्टिकोण से योग्य न होने के कारण, एक सक्सेसफुल मिलिट्री पावर होते हुए भी उसको संचालित न करने के कारण वह उसे योग्य शासक नहीं माना गया। लेकिन उसने अपनी उसी मिलिट्री पावर के अधीन उसने एक जयनगर पर आक्रमण किया, उसको अपनी सीमा में मिलाया, साथ ही साथ उड़ीसा के में पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर भी उसने आक्रमण किया और उसकी धन संपदा को लूटा। साथ ही लूटने के बाद वह अपने क्षेत्र की आम जनता की एक्टिविटी को देखते हुए सोशल एक्टिविटी पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देना शुरू किया। अब सोशल कंडीशन में डेवलपमेंट लाया। इस डेवलपमेंट के कारण उसने सिंचाई की नई नई पद्धतियों को अपनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त आमदनी का तो मुख्य स्रोत क्या था? एग्रीकल्चर था। टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत सोर्स में से आता है। तो आप कृषि को आगे बढ़ाने के लिए नए नए सिंचाई के संसाधनों का उपयोग किया जाने लगा। साथ ही नई करेंसी सिस्टम को भी उसने अपनाया और करेंसी सिस्टम को अपनाने के उपरांत उसने आर्किटेक्चर के क्षेत्र पर भी ध्यान दिया और नए नए भवन कला निर्माण को उसने सहमति प्रदान की। अब देखिए, ये योग्य शासक न होते हुए भी उसने बहुत सारे कुछ, जब उसको ये अनुभूति हुई कि आम जनता उसके पक्ष में नहीं जा रही है, तो आम जनता को अपने पक्ष में मिलाने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया, करेंसी सिस्टम की शुरुआत की और आर्किटेक्चर पर भी उसने ध्यान दिया ताकि आम जनता के उनको काम मिल सके। इसकी मृत्यु के उपरांत, यानी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के उपरांत, यह डायनेस्टी भी पतन की कगार पर पहुंचना शुरू हो गया। इस डायनेस्टी पर मुख्य रूप से मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, देखिए ध्यान से यहां पर, आफ्टर हिज डेथ, पेज नंबर आप H24 को देखिएगा, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर हिज डेथ द डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी बिगेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद नसीरुद्दीन तुगलक, तैमूर द मंगोल अटैक। यानी अब फिरोज शाह की मृत्यु के उपरांत जब मोहम्मद नसीरुद्दीन तुगलक यहाँ का शासक बना, सुल्तान बना, तो इसके शासनकाल में तैमूर और मंगोल ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। इसको आक्रमण के कारण इस संघर्ष को वह अच्छे ढंग से झेला, लेकिन तैमूर जो कि एक लुटेरे के रूप में ख्याति प्राप्त था, उसने कई दिनों तक इस दिल्ली सल्तनत में लूटपाट मचाया, काफी लूटपाट किया, हजारों व्यक्तियों का कत्ल किया। यहां पर देखिए, आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रैंडसन नसीरुद्दीन द कैपिटल तैमूर plundered and looted the city for day, killing many thousands and taking away the wealth of Delhi in Samarkand। और यहां से धन दौलत को, हजारों व्यक्तियों का कत्लेआम कर दिया और यहां से जो धन दौलत थी उसको लूट करके तैमूर अपने क्षेत्र समरकंद ले गया। The Tughlaq continued to the rule till their dynasty ended, और अंततः इस तुगलक साम्राज्य का अंत लगभग 1413 में समाप्त हो जाता है। यानी मोहम्मद नसीरुद्दीन तुगलक की समाप्ति हो जाती है और इस तरह से तुगलक डायनेस्टी का समापन हो जाता है। अब हम लोग चलते फोर्थ पोजीशन पर, जो वंशज आते हैं, जो राजवंश आती है, वह है सैयद डायनेस्टी। अब तैमूर के आक्रमण के पश्चात यह क्षेत्र काफी कमजोर हो गया था, हमारा दिल्ली सल्तनत।
क्योंकि तैमूर तो यहां पर हजारों कत्लेआम कर दिया, कई सारे व्यक्तियों को मारा। यह एक अब तैमूर के आक्रमण से काफी बर्बाद हो गया तुगलक डायनेस्टी और इसका समापन हो गया। लेकिन एक योग्य शासक के न होने के कारण कुछ वर्षों तक यह क्षेत्र शासक विहीन क्षेत्र रहा, एक तरह से कह सकते हैं कि कुशल शासक नहीं था, अयोग्य शासक था। यह क्षेत्र काफी, दिल्ली सल्तनत हमारा काफी कमजोर हो गया। लेकिन इस क्षेत्र में धीरे धीरे एक वंशज उभरा, सैयद, जिसने इस सत्ता को अपने अधीन किया और अपने राजवंश की स्थापना की। यानी सैयद डायनेस्टी की स्थापना 1414 में शुरू हुई। अब देखिए 1390 में, 98 में एक तरह से कह सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी की समापन हो गया। लेकिन जो बच गया आपका 12-13 साल, इसमें छोटे छोटे तुगलक वंश के ही शासक, इसमें मोहम्मद नासिरुद्दीन तुगलक जैसे शासक ने शासन किया, जो तैमूर के आक्रमण तक चला। अब लेकिन इस राजवंश के जो प्रमुख शासक के रूप में उभर करके आया, जिसका नाम आप देखिएगा अपने बुक में, खिजिर खान। खिजिर यहां पर है KH, देखिएगा 4th लाइन में है KHIZAR, खिजिर खान। खिजिर खान था जो कि मुल्तान का गवर्नर था, मुल्तान का वह एक गवर्नर था एवं तैमूर का वह सहायक था। अब क्या किया, तैमूर तो लूटपाट मचा करके एक बार चला गया वापस समरकंद, लेकिन उसका यह सिलसिला बार बार चलते रहा। अब अंत में क्या किया, 1414 के आसपास में जब उसने इस क्षेत्र में पुनः आक्रमण किया, तो यहां पर अपना एक सहायक के रूप में खिजिर खान को यह क्षेत्र सौंपा। इस दिन से खिजिर खान जो कि मुल्तान का गवर्नर था और तैमूर का सहायक था, लेकिन इसको दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र को सौंप दिया गया कि तुम यहाँ के शासक हुए, यहाँ का राजकाज तुम संभालो। लेकिन इसने क्या किया, अपने आप को सुल्तान के रूप में मनोनीत नहीं किया, एक राजा के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं किया, बल्कि वह एक तैमूर का जागीरदार ही बनकर के रहा, तैमूर का एक सेवक बनकर के ही इस दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ध्यान रखना है, इसके शासन काल में भी कई सारे छोटे छोटे क्या हुआ। अब चूंकि एक शासक नहीं था, अपने आप को यह जागीरदार बना करके तैमूर का एक सहायक के रूप में यहाँ दिल्ली सल्तनत को पर शासन किया, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो छोटे छोटे प्रोविंस थे, टेरिटरीज थी, वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इसके मृत्यु के उपरांत कौन, यानी खिजिर खान की मृत्यु के उपरांत इसका जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम था सैयद मुबारक शाह, उस गद्दी पर बैठा। देखिए अपने बुक में सैयद मुबारक शाह एंड लेटर, और उसके बाद कौन बना, देखिए आफ्टर हिज डेथ खिजिर खान वाज सक्सीड बाय हिज सन सैयद मुबारक शाह एंड लेटर मोहम्मद शाह डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ए सुल्तान। यानी इसकी मृत्यु के उपरांत, खिजिर खान की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जो था सैयद खान, सैयद मुबारक शाह, उस गद्दी पर बैठा। तत्पश्चात उसका जो दूसरा भाई था मोहम्मद शाह, वह सुल्तान बना, लेकिन यह भी एक योग्य शासक नहीं था, एक कमजोर शासक यह भी साबित हुआ, जिसके कारण इस दिल्ली पर बाहरी आक्रमण अनवरत चालू हो गए। काफी सारे बाहरी आक्रमण हुए। His son and the last ruler of the Sayyid dynasty। अब उसके बाद है कि अलाउद्दीन आलम शाह वाज नॉट इंटरेस्टेड। अब अंतिम जो सैयद डायनेस्टी का अंतिम शासक था, जिसका नाम है, याद रखिए, अलाउद्दीन आलम शाह, यानी इसका जो फाउंडर हुआ खिजिर खान, और लास्ट रूलर्स के रूप में, अंतिम सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन आलम शाह उभर करके आया, जो कि
उसको शासन करने में कोई रुचि नहीं थी। अलाउद्दीन आलम शाह वाज नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग द सल्तनत एंड राइटली गिव इट टू बहलोल खान लोधी व्हेन ही अटैक्ड दिल्ली। लेकिन चूंकि इसका जो अंतिम शासक बना अलाउद्दीन आलम शाह, उसको शासन करने में कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही इसके क्षेत्र पर बहलोल लोधी खान ने आक्रमण किया, क्या किया? ये सहर्ष अपने सत्ता को उसके हाथों में सौंप दिया, माने उससे प्रतिरोध भी नहीं कर पाया और अपनी सत्ता को बहलोल लोधी के हाथों में सौंप करके हट गया। तो इस तरह से सैयद डायनेस्टी का भी समापन हो जाता है और अंत में फिफ्थ डायनेस्टी के रूप में आती है लोधी। जैसे बहलोल लोधी को सत्ता मिल गई, यानी बहलोल लोधी कौन बना? इस बहलोल खान लोधी इस लोधी डायनेस्टी का संस्थापक बन गया। तो इस तरह से हमने सैयद डायनेस्टी का भी समापन देख लिया। अब चलते हैं लोधी। लोधी के बारे में, जिसका शासनकाल 1451 टू 1526 तक चला। तो लोधी डायनेस्टी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसके संस्थापक के रूप में आगे बहलोल खान लोधी। देखिए अपने बुक में पेज नंबर H25 पर आप आ जाइए। अगर पेज नहीं देखिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हिस्ट्री पढ़ने में। अपने बुक को थोड़ा देखते रहिए, उस पर नजर गराते रहिए बुक पर, और जो भी उसमें आपको कुछ ऐसे क्रिटिकल वर्ड होंगे जिसका आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस अर्थ को निकालने की कोशिश कीजिए। अब देखिए कि संस्थापक ना, इसकी मृत्यु के बाद इसका जो ग्रैंडसन था, माने जिसको कहते हैं पोता, जिसका नाम था सिकंदर लोधी, वह एक प्रोग्रेसिव शासक के रूप में उभर करके सामने आया। इसके शासनकाल में व्यापार, अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ी। इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि जो भी मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट थे, यानी जो भी औषधि पर आधारित जो स्क्रिप्ट थी, उसको उसने संस्कृत से पारसी में अनुवाद किया, करवाया। कौन? सिकंदर लोधी ने। इसके काल में कई सारे मस्जिदों का निर्माण हुआ, खास करके आगरा के क्षेत्रों में। इब्राहिम लोधी इसी राजवंश का अंतिम शासक उभर करके आया। अभी तो आप जानते होंगे इब्राहिम लोधी काफी फेमस शासक रहा, और इस इब्राहिम लोधी को लगातार संघर्ष करना पड़ा। उसके पड़ोसी छोटे छोटे जो राजपूत राजा थे, उनके साथ उसका बारंबार युद्ध चलते रहा। इसके चाचा, अब यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। इब्राहिम लोधी के चाचा, जिसका नाम था, आप देखिएगा, आलम खान और दौलत खान, इससे संतुष्ट नहीं था। और ये कहां का शासक गवर्नर था? इब्राहिम लोधी अपने कजन को, दौलत खान और आलम खान को पंजाब का गवर्नर बना करके भेजा था, लेकिन वह अपने भाई से, चाचा से संतुष्ट न होने के कारण खफा हो रहता था, और इसने क्या किया? विश्वासघात का काम किया। इसने बाबर को आमंत्रित किया कि आप आओ और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करो। कितना विश्वासघाती हुआ, अपना ही आदमी। अब चूंकि लोधी एक कुशल सैन्य नेतृत्व करता था, सैन्य कमांडर था, अच्छा शासक उभर करके आ रहा था, लेकिन उसने कभी भी बारूद का सामना, बारूद को नहीं देखा था, बंदूक से लड़ाई नहीं की थी, तोप का प्रयोग नहीं किया था। जैसे ही बाबर ने इस दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, तो बाबर की सेना से कई गुना इसकी सेना थी, लेकिन बारूद और तोप के प्रयोग के कारण बाबर से जब इसका सामना 1526 में हुआ, वो भी कहां पर? पानीपत के मैदान में,
तो उस युद्ध में यह इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। अब इतनी बड़ी सेना लिए हुए था, लेकिन नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग उसने बाबर ने कर लिया, गोली और बारूद का प्रयोग उसने किया, और उस गोली बारूद के सामने में लगभग 300 हाथियों की सेना इसके पास थी। देखिएगा, आर्म वाज outnumbered by Ibrahim Khan Lodi army, which had more than 10 times the manpower and early 300 watt elephants. यानी बाबर की जो सेना थी उससे 10 गुना सेना इसके पास थी, इब्राहिम लोदी के पास, और लगभग 300 वाट एलिफेंट, और उस युद्ध में लगभग 300 हाथी युद्ध के मैदान में था। लेकिन जैसे ही गोली और तोप की आवाज जब आती है तो यह हाथी जो है अपनी सेना का कत्ल करना शुरू कर, क्योंकि उस तोप की आवाज के कारण यह दिग्भ्रमित हो उठता है। क्या करना था, क्या आदेश इसको अपने महावत से मिलता है वो नहीं पाया, और यह अपनी सेना को ही रौंदना शुरू कर दिया। इसकी सेना में भगदड़ मच जाती है और अंततः इसको हार का सामना करना पड़ जाता है, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का समापन इब्राहिम लोदी के रूप में हो जाता है। जो अंतिम शासक, अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी हुआ। और इस तरह से एक पॉइंट यहां पर बनता है कि फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, आप याद रखिएगा 1526, और इसमें सामना हुआ इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ, और उसमें बाबर विजयी हुआ। और इस तरह से जैसे ही बाबर विजयी हुआ तो ये दिल्ली सल्तनत अब समाप्त हो जाती है, और हो जाती है, नींव डाली जाती है मुगल डायनेस्टी की, मुगल राजवंश की, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग इस तरह से तो दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था क्या थी, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग इस दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी की चर्चा करेंगे कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी और वह अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड थी। इससे पहले हम एक दो सेंटेंस में आपको बताए थे कि वो आमदनी का मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर में उसने नए नए संसाधनों का प्रयोग, इरिगेशन के लिए नए नए संसाधनों का प्रयोग करना शुरू किया था, अपनाना। तो यहां पर भी देखिए, अपना पेज नंबर H25 में देखिएगा, जैसे ही आप देखिए, द कॉमन फैक्टर इन द इकोनॉमिक ऑफ ऑल द डायनेस्टी of that time was that they were based on agriculture। माने जितने भी राजवंश थे, जितने भी दिल्ली सल्तनत के जो 5 प्रमुख शासक राजवंश हुए, इन 5 राजवंश के आमदनी का बेस जो था वह एग्रीकल्चर था। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू एज एग्रीकल्चर, यानी रेवेन्यू का भी सोर्स भी एग्रीकल्चर ही था। माने राजस्व जो आती थी वह कृषि के क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा आता था। ऑल्सो ईच रूलर क्रिएटेड न्यू कॉइन्स विथ हिज नेम ऑन इट। अब क्या किया कि जो भी शासक थे अपने समय समय पर सिक्का को चलवाए, कॉइन्स को चलवाए, और उस पर क्या किए, अपने नाम, अपने सिंबल को खुदवाए, अंकित करवाए। द कॉइन्स वर मोस्टली ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड जनरली रेफर टू द टंका। और यह सिक्का जो चलता था उस वक्त मुख्य रूप से, तांबा तो था ही था, लेकिन सोने और चांदी के भी सिक्के को इस्तेमाल किए जाने लगे, जिसको मुख्य रूप से हम लोग टंका के रूप में जानते हैं। ड्यूरिंग द खिलजी रीजन, कॉइन्स हैड द नेम एंड टाइटल ऑफ द रूलर ऑन बोथ साइड। खिलजी के शासनकाल में जो सिक्के का उपयोग किया जाता था, उसके दोनों तरफ राजवंश के सिंबल होते थे बहुत सारे, और उसका नाम लिखा हुआ था रहता था। द कॉइन्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी आर कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल एंड न्यूमिस्टिक्स वैल्यू एज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिस टाइम। अब सोचिए कि जिस शासन काल में सोने और चांदी के सिक्के चल रहे हो, तो वह शासन काल आर्थिक दृष्टिकोण से कितना सुदृढ़ रहा होगा। और हर राजवंश अपने अपने समय में अपने नामों का सिक्का चलवाते थे, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से दिल्ली सल्तनत हमारा काफी सुदृढ़ था।
मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंटेड विद द इकोनॉमिक एंड इंट्रोड्यूस्ड कॉपर एंड ब्रास। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया कॉइन्स के, उसमें तांबा के साथ साथ ब्रास का भी यानी कांसा का भी सिक्का चलवाया। These coins were easily forged and this led to economic choice, so they were withdrawn। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण उसको करवा रही थी, इसलिए उसने इस सिक्के को वापस ले लिया। और भी कई सारे हैं, इसको आप लाइन बाय लाइन देखेंगे, विशेष रूप से कहीं प्रॉब्लम होगा तो हम लोग फिर संपर्क करेंगे अपने क्लासेस में। उसके बाद देखते हैं कि तो मान सिंपली हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अधीन जो 5 राजवंश आते थे, उन पांचों के समय में हमारी आर्थिक स्थिति, दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी। उसके बाद आर्किटेक्चर माने भवन निर्माण कला के क्षेत्र में भी काफी डेवलपमेंट इस समय किया, भव्य भव्य इमारतें बनाई जाने लगी। याद कीजिए, शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिसको उसने किस चीज का कुतुब मीनार का निर्माण कराया, आपको फर्स्ट वीडियो में भी और सेकंड वीडियो में भी अभी हम आपको बताया। और इसका श्रेय देखिए पहले, द फ्यूजन ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर वॉज आउट द बेस्ट इन आर्किटेक्चर। जैसे हिंदी इंडो भारतीय और इस्लामिक संस्कृति का जैसे ही समन्वय होता है, तो समझो जहां दो संस्कृति आपस में मिलती है तो वहां कुछ विकास तो चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तो इसी के कारण भवन निर्माण कला में भी काफी विकास हुआ, साथ ही साथ म्यूजिक और लिटरेचर में भी विकास हुआ, संगीत में भी, यानी दो संस्कृति के मिलने से सिर्फ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, म्यूजिक के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ। इंडिया हैज सम ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट बाय इस्लामिक रूलर। अब भारत में बहुत सारे स्मारक ऐसे हैं जो कि इस मुस्लिम शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। जितने भी देखोगे, पुराने छोड़ो मुगल काल की कुतुब मीनार देख लो, या जब मुगल शासन में आओगे तो ताजमहल देखो, लाल किला देखो, इस भव्य स्मारकों में से आती है। यह हमारी सभ्यता की निशानी है, हमारी उस वक्त की संस्कृति की निशानी है। The Indo-Islamic style of architecture was unique as it the reflective of culture of both. Intricate design and calligraphy decorated the wall of monuments. और उसके दीवारों पर भी जो कलाकारिता की गई, चित्रकला का प्रदर्शन किया गया, और अपने आप में अद्वितीय है। The Sultan of Mahmud Dynasty had constructed, बता दी, कुतुब मीनार जो कि विश्व की सबसे ऊंची ईंट के द्वारा निर्मित इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से आता है। तो इस तरह से बहुत सारे आप हैं, इसको आप बारीकी से स्टडी कीजिए। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं अलग अलग राजवंशों के शासनकाल में जो अपनी पहचान को आज भी कायम रखे हुए हैं कि हमारी दिल्ली सल्तनत कितना डेवलप की। जिसको आप पैसेज लाइन बाय लाइन आप देखें, और भी बहुत सारे हैं। सबसे एक और बात इसमें बता दें कि इस दिल्ली सल्तनत की जो मुख्य भाषा थी वो फारसी थी, और इसीलिए दिल्ली सल्तनत के काल में ही एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे हम लोग उर्दू भाषा के रूप में जानते हैं। द उर्दू लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। इट वाज द रिजल्ट ऑफ एन एमलगेशन ऑफ द लोकल प्राकृतिक लैंग्वेज एंड डिलेक्ट ऑफ पार्सियन। यह स्थानीय प्राकृतिक भाषा और पारसी भाषा का समन्वय करके उर्दू भाषा का डेवलप किया गया। अरबिक एंड तुर्की स्पोकन बाय ओरिजिन इमिग्रेंट्स, और अरबी और तुर्की भाषा का भी इसमें समन्वय शामिल है। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत सारे थॉम बनाया गया, स्मारकें बनाई गई, मस्जिदें बनाई गई इस दिल्ली सल्तनत में। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो काफी फेमस हुआ है। तो इस आर्किटेक्चर में कई सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया गया दिल्ली सल्तनत काल में। तो आखिर मस्जिद है क्या, थोड़ा इस पर हम चर्चा कर लें। तो मस्जिद
का शाब्दिक अर्थ होता है वैसा स्थान जहां पर मुस्लिम व्यक्ति जो है अल्लाह की इबादत करते हैं, माने ईश्वर की आराधना करते हैं, और वह घुटनों के बल बैठ करके अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर के नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के क्रम में उनके जो मुख्य धार्मिक नेता होते हैं, नमाज पढ़ने के बाद सारे नमाजियों को जो नमाज पढ़ाते हैं, उस धार्मिक नेता को हम लोग क्या कहते हैं? इमाम। और इस नमाज के पढ़ने में उनका मुख आप लोग देखते होंगे, जब भी आपके महनार बाजार में या कहीं भी ईद पढ़ा जाता है तो उन पढ़ने वाले व्यक्ति का मुख क्या है? पश्चिम की ओर होता है। ऐसा क्यों? ऐसे इसका मुख्य कारण है उनके जो धार्मिक गुरु थे मोहम्मद साहब का मक्का और मदीना अपने इस भारत से पश्चिम की ओर है, इसलिए उनका मुख्य ध्येय यही रहता है कि जब भी हम नमाज अदा करें तो हम मक्का मदीना की ओर मुख करके अपने काम को करें। और प्रत्येक शुक्रवार को जो धार्मिक नेता जो होते हैं, इमाम साहब, जो उपदेश देते हैं, जिसे हम लोग खुतबा कहते हैं, और इसलिए मुस्लिम संप्रदाय में शुक्रवार की नमाज जो होती है काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको वो छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से मस्जिद जो है एक तरह से धार्मिक स्थल हुआ जहां पर वो लोग नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश के बारे में पढ़े, 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़े, साथ ही साथ इसके इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़े, आर्किटेक्चरल ग्रोथ के बारे में पढ़े। तो यह वीडियो हम इसी जगह आप समाप्त करते हैं। हमारा ये पूरा लेसन सेकेंड पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, थर्ड लेसन। इस लेसन को स्टडी आप लोग अच्छे ढंग से कर लें, और इसका जो समरी है और इससे जो संबंधित असाइनमेंट आपके पास जाएगा, उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 से लेकर के हाजिर रहेंगे। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को स्टडी करें। थैंक यू।